बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और लेटेस्ट ख़बरें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में एग्जैक्ट क्या क्या हुक्म दिया है। जनरल बातें तो सबको मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट उन्होंने हुक्म क्या दिया है। स्पीकर को क्या हुक्म दिया है, वफाकी हुकूमत को क्या हुक्म दिया है, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को क्या हुक्म दिया है, और वफाकी हुकूमत के मातहत वफाकी महकमों को, इदारों को क्या क्या हुक्म सादिर किया है। ये है सबसे अहम बात, वो मैं आपके साथ पेश करता हूँ जी, गुजारिश। और वो है ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 5 मेंबर्स बेंच का, लार्जर बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खिल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जमाल खान मंदो खिल साहब। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था। ये 10 सफ़ात पे मुश्तमिल फ़ैसला है और 10 सफ़ात में से पहले 5 सफ़ात जो हैं उसमें सिर्फ टाइटल है कि इसमें किसको फ़रीक बनाया गया, एक सो मोटो नोटिस था, एक कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन थी और पेटिशनर जो थे उनकी डिटेल है, और उसके बाद फिर वर्सेस जिनको फ़रीक बनाया गया उनकी डिटेल है। आगे फिर जिन वकला ने वो नुमाइंदगी की और वकला ने दलाइल दी है वो डिटेल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वकील थे इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर ऑर्डर शुरू हो जाता है सफ़ा नंबर 5 से, और ये 5 सफ़ात का टोटल ऑर्डर है। लेकिन ये इंतहाई सख्त ऑर्डर है जी, और हर तरीके से, हर तरफ से बांध के रखा है कि किसी भी सूरत में अथॉरिटीज़ जिनको हुक्म दिया है स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत के राइट लेफ़्ट नहीं होना, इस पे अमल करना है। और वो क्या है, पहले तो मुख्तसरन ये बताया गया कि ये इसकी जो डिटेल रीज़न है वो बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन जो अहकामात हैं वो ये हैं। इसमें सबसे पहले तो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दी गई, जिस रूलिंग के तहत डिप्टी स्पीकर ने तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद की थी। ये पहला हुक्म है। दूसरा हुक्म ये दिया गया कि जब डिप्टी स्पीकर ने जो तहरीके अदम एतमाद रूलिंग दे के ख़त्म की थी, मुस्तरद की थी, जब वही रूलिंग ही गैर आइनी है तो उसके बाद तहरीके अदम एतमाद भी बहाल तसव्वुर होगी, उसको भी बहाल कर दिया जो कि मौजूद थी। तहरीके अदम एतमाद उसको बहाल कर दिया। अब उसमें 7 दिन के अंदर अंदर उसकी वोटिंग होना थी, वो टाइम गुज़र चुका था। लिहाजा अगला जो हुक्म दिया कि तहरीके अदम एतमाद जब बहाल हो गई और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर मौसर हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसी के तहत ही जब तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद हुई तो वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, और उसी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद रिकॉर्ड पे नहीं थी, और कौमी असम्बली तहलील की गई, सदर ममलिकत ने असम्बली मंजूर की। लिहाजा जब तहरीक अदम एतमाद बहाल हो गई तो वज़ीर आज़म का वो इख्तियार भी ख़त्म हो गया। लिहाजा कौमी असम्बली भी बहाल हो गई, वही भी बहाल कर दी गई। जब कौमी असम्बली बहाल हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी वो भी बहाल हो गए और उनकी काबीना भी बहाल कर दी गई। ये इस तरीके से, इस तरतीब से ये चला। अब जब ये सब कुछ हो गया तो नेक्स्ट क्या हुआ जी। अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीलात हिदायत जारी की हैं वो बहुत ही सख्त हैं। पैराग्राफ है 9, उसके मुताबिक ये किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर को हुक्म दिया, और स्पीकर को ये हुक्म दिया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास फ़ौरन बुलाएं, और उसके लिए टाइम भी मुख्तसर कर दिया और दिन भी मुख्तसर कर दिया। वो होगा हफ्ता, यानी कि कल कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाया जाएगा, और ये 10:30 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे बैठी है, रेगुलेट कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है, और ये हुक्म उसने जो दिया है वो पाबंद बनाया है सबको। तो लिहाजा इजलास भी हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से लेट नहीं होगा। बुलाया है स्पीकर, उस इजलास को बुलाएगा, और जब वो स्पीकर इजलास बुलाएगा तो ऑटोमेटिकली
आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जो 3 अप्रैल का एजेंडा था कौमी असम्बली का, वो एजेंडा भी बहाल हो गया और ऑर्डर ऑफ द डे जो था उस दिन वो सारे का सारा बहाल तस्वुर होगा और उसमें 3 अप्रैल 2022 को जारी करदा ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी और इन शराइत के तहत जो आइन के आर्टिकल 95 को कौमी असम्बली के रूल 37 के साथ मिलाकर पढ़ने से दरकार होती है। अब वो एजेंडा क्या था वो ज़रा सुन लें। 3 अप्रैल का वो एजेंडा भी यही सेम रहेगा। उसकी रीज़न है कि वरना तो 4 तारीख को जो तहरीक अदम एतमाद के दिन थे वो पूरे हो गए थे और वो गैर मौसर तस्वुर होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो रास्ता भी बंद कर दिया कि टेक्निकलिटीज़ में जाके वो रास्ता भी ना इख्तियार कर सके गवर्नमेंट या स्पीकर। और उसमें जो उस दिन 3 अप्रैल का एजेंडा जो अब कल हफ्ते के दिन 9 अप्रैल को टेकअप किया जाएगा वो है, पहला एजेंडा आइटम नंबर 1 में होगा जी तिलावत होगी हदीस मुबारक का, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद कौमी तराना। ये है आइटम 1। आइटम 2 है क्वेश्चन आंसर सेशन, ये टेकअप किया जाएगा, ये है 2 घंटे का। और अब जो अपोजिशन है वो चूंचरा नहीं कर सकेगी, ये 2 घंटे पूरे करने पड़ेंगे और सवाल जवाब की नशिस्त जो होती है कौमी असम्बली में वो होगी और वज़रा भी मौजूद होंगे और वो भी हर सवाल का जवाब देंगे। अब इसमें अपोजिशन के पास एक एज हासिल है कि वो सवालात ना करे और इसको जल्दी जल्दी पूरा कर दे और टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद आइटम नंबर 3 है जी कॉलिंग अटेंशन नोटिस, इस पे बहस होगी और ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है मिस्टर फ़हीम ख़ान जो हैं MNA वो पेश करेंगे। और उसके बाद आइटम 4 है उस दिन एजेंडे में रेजोल्यूशन और वो है वोटिंग जो है तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग। शहबाज शरीफ साहब ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे और उसके बाद फिर आगे उस पर वोटिंग का अमल होगा। आइटम 5 है, अगर कोई अदर इशू है तो आइटम 4 इस एजेंडे के बाद होगा जी। और उसके बाद फिर कॉलिंग अटेंशन नोटिस। तो स्पीकर कौमी असम्बली को पाबंद बना दिया गया है कि वो इस एजेंडे से ऑर्डर ऑफ द डे से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद जो अगला है जी वो है पैराग्राफ नंबर 10। अब पैराग्राफ नंबर 10 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि स्पीकर आइन के आर्टिकल 54(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए असम्बली को मुअत्तल और इजलास को ख़त्म नहीं करेगा सिवाय दर्ज झेल के, यानी कि वो इजलास भी स्पीकर अब मुलतवी नहीं कर सकेगा जब तक के नंबर 1 ये कि अगर करारदाद यानी कि तहरीक अदम एतमाद मतलूबा अक्सरियत से मंजूर नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है, नाकाम हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो ऐसी सूरत में कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया जा सकेगा, स्पीकर को इख्तियार होगा। लेकिन दूसरी सूरत में अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो फिर स्पीकर को ये इख्तियार नहीं होगा कि वह कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दे। फिर ऐसा ये होगा कामयाब होने की सूरत में आर्टिकल 91 आइन का और कौमी असम्बली का रूल 32 के तहत नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है और नए वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। और अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो उस सूरत में असम्बली फ़ौरी तौर पर और इसी मौजूदा इजलास में ही आइन के आर्टिकल 91 कौमी असम्बली रूल 32 और दीगर तमाम इख्तियारात के मुताबिक वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आगे बढ़ेगी। और यानी कौमी असम्बली का यही इजलास चलता रहेगा जब तक के नए कायदे ऐवान का वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं होता, वो 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 6 दिन में हो, कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही सख्त ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इससे इधर उधर किसी को नहीं किया जा सकता। आगे जाके जी अगला जो हुक्म है वो है कि स्पीकर और वफाकी हुकूमत समेत तमाम दीगर अफराद और इदारों को पाबंद किया गया है कि वो
अहकामात और हिदायत की जो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, इस पर तेज़ी से और इसकी रूह के मुताबिक उसकी तामील होगी और इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा। यानी ये जो कुछ रोड मैप दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, स्पीकर, वफाकी हुकूमत, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी महकमे सब पाबंद होंगे कि वो ये काम इस पर अमल करें। अब आगे है पैराग्राफ 12, वो इससे भी सख्त है और वो ये है कि हुकूमत की तरफ से कराई गई अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी अदालती हुक्म के तौर पे लागू होगी। और वो हुक्म क्या है? वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि वफाकी हुकूमत किसी भी तरह से कौमी असम्बली के किसी भी रुकन के रास्ते में कोई रुकावट या मुदाखलत नहीं करेगी। जो बुलाए गए इजलास में शिरकत करना चाहते हों और अदम एतमाद की करारदाद में हिस्सा लेना और अपना वोट डालना चाहते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उनको हरास नहीं किया जाएगा, उनके वहाँ पहुँचने में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी, उनको वोट डालने के लिए आज़ादाना तौर पे जाने दिया जाएगा। और कोई अगर कोई करेगा तो फिर अगली मैं बात बताता हूँ कि उसके साथ क्या सलूक करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अगला हुक्म ये दिया गया कि अदालत के इस हुक्म का इतलाक़ करारदाद पर वोटिंग के सिलसिले में, यानी तहरीक अदम एतमाद का जो वोट है उस पर भी लागू होगा। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है उस मौके पे भी किसी रुकने कौमी असम्बली को नहीं रोका जाएगा कि वो अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए भी जो वोट डालना चाहता है उसमें कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी, हरास नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं किया जाएगा, उसको अगवा नहीं किया जाएगा। लिहाजा उसमें भी आगे इजाज़त है, उसमें भी पाबंदी की गई। वफाकी हुकूमत को और वफाकी इदारों को पाबंद किया गया है कि ये नहीं है कि पुलिस, FIA या कोई और इदारे, नैब, शैब, इनको इस्तेमाल किया जाए और वह MNAs को उठाना शुरू कर दें, ये नहीं होगा। अगला हुक्म ये दिया गया है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 63A जो कि डिस्क्वालिफ़िकेशन का, फ्लोर क्रॉसिंग और लोटाक्रेसी का आर्टिकल डील करता है, वो कहते हैं कि ये आर्टिकल 63A के अमल और असम्बली के किसी रुकन के सिलसिले में इसके नताइज को मुतासर नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई फ्लोर क्रॉस करता है, कोई लोटाक्रेसी करता है, पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाता है, तो ऐसी सूरत में आर्टिकल 63A के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। खा वो तहरीक आदम एतमाद में फ्लोर क्रॉस करता है, लोटाक्रेसी करता है, या वो अगले कायदे ईवान यानी कि वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी अगर वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है और पार्टी से इनहराफ करता है, तो ऐसी सूरत में उसका ये इक़दाम आर्टिकल 63A के ज़ुमरे में आएगा और पार्टी हेड उसको प्रोसीड करेगा जैसा कि आइन में दर्ज है। उसके बाद पैराग्राफ 13 है और वो ये है कि 3 अप्रैल 2022 का अदालत का हुक्म, यानी कि जो इतवार को अबूरी हुक्म जारी किया था इब्तदाई तौर पे 3 मेंबर्स बेंच ने, वो ये है कि वज़ीर आज़म सदर का कोई भी एक्शन अदालत के हुक्म से मशरूत होगा, जारी और मुअस्सर रहेगा। यानी अगले जो भी सदर और वज़ीर आज़म इस दौरान जब तक के तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला नहीं हो जाता और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में अगले लीडर ऑफ़ द हाउस यानी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो जाता, तब तक वज़ीर आज़म और सदर का हर एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से मशरूत होगा। यानी जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात, एग्जेक्टिव पे भी नज़र, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र, स्पीकर के पे भी नज़र, सब इदारों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नज़र होगी और वो इससे बाहर नहीं जा सकेंगे। और अगर कोई जाएगा तो फिर होता है जी तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ शुरू होगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई के नतीजे में फिर आपको मालूम है कि उसमें 6 माह तक की कैद और नाअहली की सज़ा जो है, अगर वो कोई भी स्पीकर उसके ज़िम्मे में आएगा, तौहीन अदालत के ज़िम्मे में वज़ीर आज़म आएंगे या सदर ममलिकत आएंगे या कोई और आएगा, कोई अफसर आएगा, तो उसको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए 6 माह सज़ा भी, 6 माह तक की सज़ा है, जेल है। तो ये है पूरे का पूरा हुक्म। और उसके बाद मैंने कहा आपको बता दूं कि ये तफसील जो है ये मौजूद है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।